नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का ये जो टॉपिक है इसको हम लोग बहुत ही इजी इसमें पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर अपन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब जस्ट एग्जांपल, अपन किसी कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, मैं तुम लोग बुक्स तो साथ में ही लेके बैठना, कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं। जैसे सर मैंने एक CO दिया NH3 4 और Cl2 और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो यहाँ पे अमोनिया कितने बेटा? 4 और क्लोरीन कितने? 2 और मेटल सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, मेटल है ना। और सेंट्रल मेटल एटम के साइड में जो भी सराउंडिंग रहे उसको बोलते हैं लीजेंड। तो यहाँ पे 6 लीजेंड है और उस 6 के 6 लीजेंड किसको ज्वाइंट है? कोबाल्ट को। अब ये तो मैंने टाइप्स पढ़ाए थे तो मोनोडेंटेट है, ये तो पता ही है क्योंकि यहाँ पे डोनर एटम एक ही है। देर आर 6। अब एक ही डोनर आइटम है, एक 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 लोग एक ही देते हैं तो इसे कितने लोग देंगे? 6 लोग देंगे। मतलब एक लोग एक ही देता है तो यहाँ पे लीजेंड कितने? पूरे 6। तो कितने डोनर आइटम हो जाएंगे? 6। तो डोनर आइटम हो जाएंगे यहाँ पे 6। ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट भी निकाल सकते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे 3। वो कैसे आते हैं? क्योंकि देखो कोबाल्ट का X मान लेते हैं और ये NH3 है, NH3 दिख रही है, NH3 एक कंपाउंड है, कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। Cl2 का -2 इक्वल टू +1, ये बोला था, ये जो चार्ज होगा वही होगा। अब X इक्वल टू निकालो तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आएगा बेटा 3+। ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या आएगा? 3+। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे लीजेंड भी कितने? 6 in the complex. There the coordinating number of metal and attached to monodentate legend is equal to the number of legend bound to it. अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई बाइडेंटेट लेजेंड है, ऑक्जेलेट पढ़े थे अपने इथिलीन डायमाइन, तो वहाँ पे कितने होते हैं? या वहाँ पे द कॉम्प्लेक्सेस FeC2O4 और COAI3 हैव अ 3 बाइडेंट लेजेंड ईच। द डोनर एटम्स, अब एक 3 है और डोनर एटम समझ रहे हो ना। अब मोनोडेंटेट बोला तो एक डोनर एटम, बाइडेंटेट बोला तो 2 डोनर एटम। तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 और एक कितना देता है? 2। एक इंसान बाइडेंटेट में 2 डोनेट करता है, तो ऐसे 3 लोग हैं। ऐसे कैसे 3 लोग हो गए? अब ये देखो 3 लोग कहाँ से हो गए वो भी बता देता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? COEN3 और दैट इज अ बाइडेंटेट। तो इस कोबाल्ट एटम को ये लोग कितने दे रहे? 3 लोग हैं और एक 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं तो एक डोनेट कितना करता है? 2। तो ऐसे तीनों कितने करेंगे? 6। तो इसको भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका भी कितना होगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, coordination number of metal ion in the complex is the number of legend donor atoms directly attached to the emitter of number of electron pair involved in the coordinating bond। एक साधारण सी भाषा में जो हम सबसे पहले तुम लोग उसका बाइडेंटेट है कि मोनोडेंटेट है वो पहचान लो। उसके बाद एक कितने लोग सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग नंबर। ओके, इस तरीके से ये अपना कोऑर्डिनेटिंग नंबर, ये टॉपिक इजीली हो जाता है। अब एक सवाल है किताब में, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO। अरे सर बहुत बढ़िया हो जाएगा, कितने लोग देंगे? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इसका पूछा, किसका? CO क्या बेटा? Cl2En2। ठीक है, अब Cl कितना देता है? मोनोडेंटेट है तो 1 देगा, तो यहाँ पे Cl कितने? 2। तो पूरे हो गए 2। और ये En2 है बाइडेंटेट, तो ये कितने लोग हैं? 2। तो 1 2 देता है तो ऐसे 2 लोग हैं, तो 2 2 जा 4 + 2 6। तो ये भी इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टर्म्स का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, combination of 2 or more stable compound in stoichiometric ratio can give 2 types of substances, namely double salt and coordination complex। इसका मीनिंग समझ लो। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, 2 और 2 से ज्यादा कंपाउंड जब जुड़ रहे। अब स्टाइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है? उनके सामने वाला कोएफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए।
उन दोनों सब्सटेंस का जब जुड़ रहे तो उनका स्टाइकोरेट रेशो बराबर एक फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में। तो उनको बोलने का तरीका एक डबल सॉल्ट, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा मोर सॉल्ट, हाँ दिया है किताब में, मोर सॉल्ट। और डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर, अरे सर ये तो बहुत ही इजी तरीके से बोल दिया कि डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर, उसको पानी में डालोगे तो टूटेगा। और कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस, उसको पानी में डालने के बाद वो टूटेगा और एक सिंपल आयंस में बनेगा। फॉर एग्जांपल मोर सॉल्ट, उसको मैं बता भी देता हूँ कैसे टूटेगा और कैसे ये होगा, ठीक है। इसको पहले अपन इरेज कर लेते हैं। तो मोर सॉल्ट को तोड़ेंगे और अपने को उसको जोड़ेंगे, मोर सॉल्ट को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट। अब उसने क्या बोला बेटा कि डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर, वाटर में डिसोसिएट होता है और कंप्लीटली, और फिर वो सिंपल साइंस में टूट जाता है। तो पहले उसका देख लो फॉर्मूला क्या है मोर सॉल्ट का, FeSO4NH4 डॉट NaSO4 6H2O। चलो तोड़ो बेटा। तो सबसे पहले वो Fe में तोड़ेगा, तो Fe, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसके ऊपर +2 आएगा, 2 + 4 जाएगा। फिर आएगा NH, अमोनिया का ग्रुप टूटेगा, NH4 सिंपल आयंस में बोला, आयंस में टूटेगा। NH4 कितने बार आ रहे हैं? 2 बार है, ओके। उसके बाद आता है SO4 वाला ग्रुप, कितने बार है? 2 बार है। तो SO4 तो उसका स्टेट होता है 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और वाटर, तो वाटर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वाटर में तो डिसोसिएट हो रहा है, वो वाटर में तो डिसोसिएट होगा, वाटर में डिसोसिएट होने के बाद ही तो आयंस फॉर्म हुए हैं, तो वाटर आने के चांसेस ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीजें समझ लो, क्योंकि वो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, तो वाटर में डिसोसिएट होगा तो वाटर कैसे आएगा, समझ रहे हो। तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जस्ट इसका अपोजिट है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब अपने को निकालना है, देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जस्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जस्ट इसका अपोजिट है। 1 मिनट, हाँ। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर, वो भी पानी में घुलेगा विथ एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन होना, कॉम्प्लेक्स आयन एक तो भी होना। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, बढ़ाया था मैंने कि जो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज आता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, ओके। चलो अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है वो भी बता देता हूं। अब देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर एटलीस्ट, अब जैसे वही एग्जांपल हमारा, मतलब वो हमेशा जो लेते हैं दैट इज K4 FeCN6। अब इसको तोड़ो ना, तोड़ो, इसको तोड़ दो तो सब क्या होगा, 4K है तो उसके ऊपर +4 जाएगा, +4 जाएगा। और फिर FeCN, ओके, और 6 इसके ऊपर 4 - सर 4 - 4 जाएगा। अरे सर आ गया ना, एक तो भी कॉम्प्लेक्स आयन होना, और दैट इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके बेटा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वेबिनियर का, वेरनियर थ्योरी का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वेरनर थ्योरी दिया, इससे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, मतलब पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन The first attempt to explain bonding in a coordination compound was put forth by Vernier। इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का नेचर बताने का काम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसने किया, वेरनर ने किया। द पोस्टुलेट ऑफ वेरनर थियरी वाज एज फॉलो, पोस्टुलेट दिया जैसे एग्जांपल, अनलाइक मेटल, मेटल अनलाइक है, दोनों मेटल अलग अलग है तो सॉल्ट होगा। unlike metal, the metal in
कॉम्प्लेक्स possesses टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक तो प्राइमरी और वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे प्राइमरी अनयूजेबल एंड सेकेंडरी नॉन अनयूजेबल। अनलाइक मेटल, सबसे पहली चीज अनलाइक मेटल जो सेम नहीं है, अलग अलग है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में जो होंगे अनलाइक मेटल कॉम्प्लेक्स में उनको सॉल्ट बोलेंगे। और उनकी वैलेंसी दो तरीके से, एक दैट इज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड दैट सेकंड वन इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी को बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल। द आयनाइजेबल स्फीयर जिसके ऊपर आयंस है कंसिस्ट, द आयनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट एंटिटी, उनके पास एंटिटी विच सैटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। मतलब आयनाइजेबल स्फीयर, जैसे ये स्फीयर है उसके ऊपर आयंस होंगे +1 +2 जो भी है -4 -3, ये आयनाइजेबल स्फीयर है, उनके पास वैलेंसी है, मतलब आयंस है। वैलेंसी ऑफ द मेटल वो सेटिस्फाई, उनके पास कंसिस्ट ऑफ एंटिटी, उनके पास एंटिटी होगी जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगी। और प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सब्स्टिट्यूट बाय anion, primary valency are generally substituted by anion, satisfied by anion, primary valency are generally satisfied by anion। एमसीक्यू के लिए बहुत ही बढ़िया है, प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, तो anion से होती है। अब सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटी, उनके पास भी एंटिटी है, विच सेटिस्फाइड द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनेजेबल, वो भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है लेकिन वो नॉन आयनेजेबल। ठीक है, द सेकेंडरी वैलेंसीज फॉर अ मेटल आयन आर फिक्स्ड एंड सेटिस्फाई आइदर आयनाइंस और न्यूट्रल लीजन। वो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, वो सेटिस्फाई आइदर बाय आयनाइन, आयनाइन से सेटिस्फाई होगी या न्यूट्रल लीजन से। अब नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकंड, ये तो बढ़िया है यार, सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा, तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। पास्चुलेट, द सेकेंडरी वैलेंसी हैव अ फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। और सेकेंडरी का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जैसे एग्जांपल कोबाल्ट का दिया है, कोबाल्ट NH3 है 6 और इसके सामने Cl2 लगा है Cl3, तो ये हो गया। तो ये कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होता है, और ये आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर प्राइमरी और दैट इज अ सेकेंडरी, क्योंकि इसका स्पेटियल अरेंजमेंट होता है, इसके बाद इसकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, न्यूट्रल एजेंट से भी दिया जाता है। ये सब चीज़ें अपन ने पढ़े थे, न्यूट्रल एजेंट भी होता है। ओके, हम लोग ये जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आज के लेक्चर्स होते हैं कंप्लीट। हमने आज क्या पढ़े, डबल सॉल्ट पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वेरनर की थ्योरी पढ़ लिया। ठीक है बेटा।